नमस्कार प्यारे दोस्तों। आपकी होली अच्छी रही होगी निश्चित रूप से। आप तरोताज़ा होंगे अभी। त्योहारों का सीज़न लगभग एंडिंग की ओर है। मार्च एंड तक हमारे जो भी छोटे बड़े त्योहार हैं वो एक बार सब हो लेंगे और उसके बाद में आप परीक्षा के हो लेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप निश्चित रूप से अच्छा कर रहे होंगे और उसी अच्छाई में हम एक और खूबसूरत नगमा जोड़ने के लिए आज यहाँ उपस्थित हैं। वैसे तो अब आज के युग में हर चीज़ एक कस्टम, एक रिचुअल हो गई है। आज हम बात करेंगे ग्रेड फर्स्ट भर्ती परीक्षा 2024-25 के बचे हुए 90 दिन की कार्य योजना क्या होनी चाहिए, 90 डेज क्या होना चाहिए। अब यार वक्त के साथ में चलना पड़ता है। एक वक्त था जब हमारे मतलब मैं ईमानदारी से बताऊं कि मैं तो इस तरीके का स्टूडेंट रहा हूं कि मैं ना कोई सिलेबस देखता था ना कोई समय देखता था। बस एक टारगेट होता था कि अपने को पास करना है, बस खत्म करना है खेल को, तो लेके और खत्म कर देते थे और मजा आता था। हम ऐसी चीजें भी पढ़ लेते थे जो सिलेबस में नहीं होती थी, लेकिन वो मोर एंड लेस कहीं न कहीं बाद में चाहे किसी दूसरे कंपटीशन में काम आई हो या फिर किसी टीचिंग फील्ड में काम आई हो या सिविल्स के मेंस लिखते हुए काम आई हो, तो बहुत मतलब जो है वो होता था। अब आजकल क्या है कि बच्चे बहुत टेक्निकल हो गए और चीजें भी इस तरीके से रन कर रही हैं चारों ओर, मल्टीमीडिया, सोशल मीडिया और बहुत सारे मेंटरशिप, कोचिंग, पीवाईक्यू सीरीज, मॉक टेस्ट, इंटरव्यूज, टेस्ट सीरीज, बहुत कुछ मटेरियल है मार्केट में। और प्रतिस्पर्धा में रहने के लिए बहुत कुछ सही और सटीक और सही सामग्री का चयन और अपने आप को स्थिर बनाए रखना भी, अपरिग्रह की पॉलिसी पर चलते हुए इन सारे जो इतने इंफॉर्मेशन सोर्सेस हैं उनसे अपने आप को बचाते हुए और अपनी जो तयशुदा तैयारी है उसको मेंटेन रख के अंतिम मुकम्मल जो है जहां तक पहुंचाने के लिए जो है आपको बहुत चैलेंज जो है निश्चित रूप से झेलने पड़ते हैं। इसके लिए मैं आप लोगों के जो साहस, संयम की जो है तहे दिल से दाद देता हूँ कि आप एक निश्चित रूप से बहुत ही ऐसे युग में पैदा हुए हैं जहाँ पे चुनौतियाँ बहुत तरह की हैं और उनको आप प्रॉपर्ली हैंडल करेंगे। वैसे तो देखो, अब आप हर चीज़ में है। जब हम लोग थे तो उसमें बर्थडे सेलिब्रेशन वगैरह भी कुछ ऐसा नहीं होते थे। बहुत नॉर्मल थे। जैसे हम हमारे पेरेंट्स वगैरह की एज के जो बर्थडे थे वो तो टीचर्स डिसाइड करते थे। फिर हमारी एज में थोड़े आए तो हम ब्लैक एंड व्हाइट में पैदा हुए और कलरफुल लाइफ में आगे बढ़े और धीरे-धीरे लेकिन बर्थडे के केक वगैरह काटना ये सब कुछ हमने बहुत मतलब सीखा ही नहीं। एक्चुअली मैं कहूँगा कि अपने बच्चों से सीखा। तो फिर हमारे जो बेबीज़ वगैरह हैं या फिर जो जिस नेक्स्ट जनरेशन जो अभी अभी हमारी आ रही है, तो वहाँ बहुत कुछ चेंज हो गया। अब तो पैदा होते हैं तो पहला 1 माह, फिर 2 माह, 3 माह, 4 माह ऐसे बर्थडे सेलिब्रेशन होते हैं। आधे साल का हो गया ये वो, ऐसे जो है शादियों के भी इस तरीके से होते हैं कि सक्सेसफुल 6 मंथ एंड 1 ईयर एंड लेटर ऑन जो जो भी जो है चीज़ें सब होती हैं। ख़ैर इसी का हिस्सा है हम। अब चूँकि हम सब लोग इस युग में जी रहे हैं तो हम इसको नकार भी नहीं सकते हैं। चीज़ें हमारे काम की हों ये आवश्यक नहीं होता है, लेकिन उनमें से जो काम की चीज़ें हमारे लिए होती हैं वो हमें चूज़ कर लेनी चाहिए। यही हमें सिखाता है कि हम किस तरीके से आगे बढ़ें। अगर हम आधे घंटे के सेशन के अंदर बहुत सारी बातें बोलेंगे, उसके अंदर आपके हो सकता है काम की एक बात भी हो, एक बात भी आपका अगर कॉन्फिडेंस बूस्ट करे तो निसंदेह है वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। कुछ बातें ऐसी हैं जो आपके मन में चल रही हैं, चूँकि आप तैयारी कर रहे हैं और अब एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। जैसे-जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आएगा, तो एक अलग से एक प्रेशर माउंट होगा आप लोगों के ज़हन में और वो प्रेशर जो माउंट हो रहा है आपके इधर खोपड़े में, उसको डील करने वाला बच्चा ही अब आगे का विजेता होगा। आपके पास में सारे संसाधन हैं, सब मटेरियल है, लेकिन आपको भल्लाल देव नहीं बनना है, बाहुबली बनना है। आपको एक कारगर सेना के साथ में, समायोजित सेना के साथ में पूरे मनोवेगों को आपको नियंत्रित रखते हुए, संयमित तरीके से जो है रिस्पॉन्ड करते हुए अपनी सफलता को सुनिश्चित करना है। अन्यथा अगर आप यहाँ से वापस आते हैं तो इट्स वेरी पेनफुल। ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है कि हम इस तरीके का जो है कार्य योजना जो है उसको थोड़ा-सा डील करें। अब मैं जो कुछ यहाँ पे डिस्कस करने जा रहा हूँ वो 90 डेज़ के अंदर हम किस तरीके से रिस्पॉन्ड करें, इसको हम 2-3 भागों के अंदर बाँट लेते हैं। किस तरीके से क्या है, क्या नहीं है। तो देखिएगा, हमारी जो 90 डेज़ की योजना है वो एक बहुत एक्सक्लूसिव सा है। वैसे तो हर व्यक्ति का अपना एक स्टैंड पॉइंट ऑफ व्यू होता है और कोई स्पेशल चीजें होती नहीं है। सब्जेक्टिव आइडियलिज्म होता है, आत्मनिष्ठ प्रत्ययवाद जिसको हम बोलते हैं कि हर व्यक्ति की जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि।
लेकिन फिर भी हम इसके अंदर कुछ एक स्मार्ट वर्क कर सकते हैं। और इसके अंदर पहला जो काम है आपका, वो एक तरीके से मैं कहूँगा आप एक शेड्यूल जो है निश्चित रूप से जो कार्यक्रम जो है आपका, वो आप इसमें सेट करेंगे। ये आपका पहला काम है। कार्यक्रम का मतलब ये हुआ कि जैसे जो मार्क्स का जिस तरीके का जो विभाजन है और जैसा जैसा जिस टॉपिक की जो इम्पोर्टेंस है वो आपको उसी हिसाब से चूज करनी है। अब चूंकि इसके अंदर आपके 2 पेपर हैं और मिनिमम क्वालिफिकेशन 40% का रखा है, तो एटलीस्ट आपको पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड जैसे 2 हैं आपका, तो ये आपका जो है 300 मार्क्स का है और ये जो है आपका 150 का है। 450 का टोटल गेम जो है, इसके अंदर आपको अपने आप को प्रूव करना है कि वाई आर यू बेटर देन अदर्स, और आपको क्यों चुना जाए, क्योंकि आप दूसरों से बेहतर होने का दावा करते हैं, इसलिए आपको चुना जाएगा, राइट ना। तो पिछली बार के जो एग्जाम्स थे उनके अंदर जो रिजल्ट आए थे वो बहुत ही सरप्राइजिंग रिजल्ट थे। कुछ ऐसे बच्चे मेरे पास भी पढ़ रहे थे जिनका स्कोर जो है बहुत ही अच्छा, मैं ये कहूँगा कि उनमें से कुछ बच्चे तो ऐसे थे जो सिंगल डिजिट का हकदार भी था, एक बच्चा तो, लेकिन वो भी फेल हो गया बिकॉज ऑफ उसका फर्स्ट पेपर क्वालिफाई नहीं हुआ। तो अंडर 40 अंडर 50 की रैंक वाले भी 2-3 बच्चे जो हैं वो प्लग हो गए थे। तो ये एक ऐसा मैं कहूँगा कि एक स्ट्रेटजिक फेल्यूर होता है। जब हम सिविल्स का मेंस देते थे तो उसके अंदर यूपीएससी में एक पैटर्न होता है, अभी भी होता है, कि जो कंपलसरी पेपर होते हैं वो क्वालिफाइंग होते हैं, हिंदी और इंग्लिश खास तौर से। तो हिंदी और इंग्लिश या जो भी आप लैंग्वेज वहाँ पे ले रहे हैं इंग्लिश के अलावा, तो उसके अंदर आपको ये क्वालिफाई करना पड़ता है। तो इस क्वालिफिकेशन के अंदर प्रॉब्लम क्या होती थी कि जिस बच्चे ने क्वालिफाई नहीं किया है उस बच्चे का मेंस की जो बाकी की जो फर्दर जो कॉपियां होती थी ऑप्शनल और जीएस की और ऐसे वगैरह, जो पूरा का पूरा जिसके मार्क्स ऐड होते हैं फाइनल सेकंड स्टेज के अंदर, जो प्रीलिम्स के बाद में जो मेंस और इंटरव्यू का सेशन है, तो उसके अंदर मेंस के मार्क्स ही नहीं आते थे। इसका मतलब मैं कहूँगा कि कॉपियां चेक होने के बावजूद भी डिस्प्ले नहीं आता था। अगर वो बच्चा मेरिटोरियस भी हो सकता है, लेकिन वो कहाँ फेल हो गया, वो वहां पे फेल हो गया जहाँ उसको फेल नहीं होना चाहिए था। अब चूंकि यहाँ तो क्वालिफाई भी है प्लस मार्क्स भी ऐड हो रहे हैं, तो दोनों हैं, तो एक के साथ में 2 है, डबल धमाका है ये। और चूंकि ऑप्शनल में तो बहुत कम बच्चे फेल होते हैं, कोई बहुत ही टफेस्ट जोन का पेपर आ जाए, जैसे पोल साइंस के अंदर कुछ बच्चे कुछ कैटेगरी के अंदर पास नहीं कर पाए थे, और कैटेगरी वाइज थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन भी है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा नहीं है। तो एटलीस्ट आप ये कहो कि खराब होने और अच्छे होने में ज़्यादा डिफरेंस होता नहीं है। अगर आपका मामला बिगड़ता है तो वो फिर चाहे पोस्टें ज़्यादा हो चाहे कम हो, ये कोई वेरी नहीं करता है। पोस्टें निसंदेह कम है, और लेकिन ये हमारे हाथ में नहीं है। हमें तो जो चैलेंज दिया गया है उसका रिस्पॉन्ड हमें करना है, और जो चैलेंज का रिस्पॉन्स प्रॉपरली करेगा वही इतिहास लिखेगा। तो यहाँ पे ये जो 75 क्वेश्चन का जो मामला है और यहाँ पे ये जो मामला है वो 150 का है, तो बस यही आपको मैनेज करना है। अब आपको प्लान कैसे करना है वो आपकी अपनी पसंद है, बट मैं ये कहूँगा कि चूंकि इसमें आप फेमिलियर रहते हो तो फिर भी आप इसको 60%, 55 से 60% तक समय में ले सकते हो, और ये वाला जो पोर्शन है इसको आप रेस्ट 40 to 45% टाइम जो है वो आप इसको दे सकते हैं। तो चूंकि आपको देना चाहिए, क्योंकि हर मार्क्स की अपनी एक वैल्यू है, हर मार्क्स टोटल में ऐड होने जा रहा है, इसलिए आप दोनों तरफ काम करें और बिल्कुल आप एक बैलेंस काम करें। आपको पता है कि आपकी कमजोरियां क्या हैं क्या नहीं है, तो जो नेक्स्ट 3 महीने जो आपके बच रहे हैं, 90 दिन जो बच रहे हैं, लगभग लमसम जो भी आपका 85 और वटेवर जो भी टाइम जो डिसाइड हो जाएगा आपका, कौन कौन से पेपर के हिसाब से विस्तृत जो जानकारी आपके पास आ जाएगी, तो आपको ये करना चाहिए कि अब जो कम से कम जो नेक्स्ट 20 डेज हैं उसके अंदर आपकी जो बहुत बहुत बड़ी कमजोरियां हैं, जहां पे आप बहुत कमजोर परफॉर्म कर रहे हो, वहां पे थोड़ी संभावनाएं हैं, वो आप अभी कर लो। क्योंकि लास्ट के जो 2 महीने हैं उसके अंदर आपके ऊपर प्रेशर इतना ज्यादा आ जाएगा कि आप कर नहीं सकते हो। एटलीस्ट आपका 3 टाइम्स अदरवाइज 2 टाइम्स रेपिटेशन जो हो जाए, या मतलब अगर आप सिंसियरली करते हो तो मैं कहूँगा, क्योंकि जो बच्चे सिलेक्शन की दौड़ में हैं उनका अगर एक रिपीटेशन अभी बहुत ही जेंटल तरीके से हो जाए और फिर एक बहुत फास्ट एंड क्विक हो जाए, लास्ट में एग्जाम के लास्ट के जो 20 डेज होते हैं लगभग मैं कहूँगा, उनके अंदर आप अगर पूरे सिलेबस को एक बार मोटे मोटे तौर के ऊपर अपने दिमाग से निकाल लेते हैं तो निसंदेह आपको एक कॉन्फिडेंस होगा। हालांकि इससे कोई बड़ा फायदा होने वाला नहीं है, जो बच्चा सिलेक्शन की दौड़ में है उसका कंसेप्ट और बाकी सब चीजें लगभग क्लियर है। यहाँ पे बात उन बच्चों की हो रही है जो आसमान के तारे तोड़ने के बिल्कुल नजदीक हैं
और तारों के पास उनका बिल्कुल हाथ आ गया है, और लेकिन ठीक उसी समय उनके कुछ ऐसा कोई उल्कापिंड वगैरह जो है आंखों से निकल गया। आप उसको लैकिंग बोल सकते हैं, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस बोल सकते हैं, या फिर मैं ये कहूँगा कि उसके कन्फ्यूजन हो सकते हैं, रूमर्स की तरफ उसका डाइवर्सन हो सकता है। ये सारी चीजें हैं बच्चे को वहां से स्किड कर देंगी, और उसका फायदा फिर उनको मिलेगा जो तारे के नजदीक नहीं थे, नीचे थे। तो संभावनाओं के संसार में हर व्यक्ति के लिए संभावना है। हम हर वर्ग के लिए बात करेंगे कि क्या है, क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं। कुछ बच्चे ऐसे बोल रहे हैं कि हम न्यू कमर हैं, अभी हम 3 महीने में कर सकते हैं क्या। कुछ बच्चे ऐसे बोल सकते हैं कि हमारा फलां पेपर खराब हो गया, अब हमारे पास ये चॉइस है, तो हम क्या कर सकते हैं। तो इन सब बातों के ऊपर भी हम आएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा ये बता देता हूं कि आपको एटलीस्ट इसके अंदर जो मिनिमम जो आपके जो क्वेश्चन है 30 वो तो करने ही करने हैं। और ये एक ऐसा एरिया है जिसके अंदर हम पहले पेपर फर्स्ट की बात कर लेते हैं, फिर मैं पेपर सेकंड के ऊपर भी थोड़ी बहुत बात करूंगा, जो सब्जेक्ट वाले बच्चे हैं हिस्ट्री वाले उनके लिए, और बाकी जो है हम साथ साथ कॉमन डिस्कशन कर लेते हैं। तो देखो, पेपर फर्स्ट का जो नेचर है ना, वो कुछ इस तरीके का है। भाई पेपर फर्स्ट जो है, फर्स्ट पेपर में जैसे कुछ एक कैटेगरी है, आपने डिसाइड कर रखा होगा वैसे, क्योंकि आप एक इस लेवल के बच्चे हैं, एक सिंसियर स्टूडेंट होता है। ग्रेड फर्स्ट का बच्चा इज नियर टू गजेटेड, मतलब गजेटेड ही होता है, तो वो एक राजपत्रित अधिकारी और जिम्मेदार लोग होते हैं। तो उनको उनकी इतनी मेंटेलिटी, और जाहिर सी है इतनी कम पोस्ट के अंदर जो सिंसियर बच्चे हैं उनकी संभावनाओं का प्रतिशत ज्यादा है। तो इसके अंदर देखो हम कुछ स्फीयर करते हैं, जैसे कि ये अपन ये करते हैं कि 75 क्वेश्चन है, ठीक है। 75 क्वेश्चन में मैं एक ऐसा यहाँ पे मेरा एक ऐसा अपना एक मूल्यांकन है कि 2013 की भर्ती में कुछ कॉमर्स स्ट्रीम के बच्चे मेरे पास आए थे और उन्होंने कहा सर हम बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ सकते, तो हमें एक कुछ ऐसा तहजीब दे दो जिससे कि हम कुछ अच्छा से स्कोर कर जाएं। तो मैंने उनके लिए एक स्मार्ट वर्क किया था और उनको बताया था, उनको उन्होंने फॉलो भी किया था, और बहुत लगभग 10-15 बच्चे उस पैटर्न के ऊपर काम करके और जो है अच्छा करके गए थे। और फर्स्ट पेपर का क्या रोल होता है इसका भी जैसे मैं बताऊंगा आपको इसका मूल्यांकन करने के बाद में किस तरीके से जो मेरे स्टूडेंट 2020 वाली भर्ती के अंदर, जो सुमिता डिलन जो थी ग्रेड फर्स्ट के अंदर फर्स्ट रैंक होल्डर, और उसके बाद में जो सीता बदाला जो 6th रैंक पे थी, जो मेरे क्लास स्टूडेंट थे दोनों, तो उन दोनों के मार्कशीट के अंदर जब मैंने कंपैरिजन किया तो पता चला कि वहां पे फर्क जो है वो फर्स्ट पेपर से हुआ था, बाकी दोनों कट टू कट थी। तो यहाँ पे अपन देखते हैं कि जैसे एक ये पोर्शन जो है आपका हिस्ट्री वाला, तो आप इस पोर्शन को नहीं छोड़ सकते चाहे आप किसी भी स्ट्रीम के हों। ये 15 नंबर का जुगाड़ है आपका। दूसरा आपका एक 15 नंबर का जुगाड़ और है जो आपका मैनेजमेंट का है, और इसके अलावा इसमें आपका जो साइकोलॉजी वाला पार्ट है ये वाला है, ठीक है ना, और पेडागोजी वाला पार्ट है। तो ये वाला पार्ट जो है ये भी 15 के करीब बैठेगा, तो ये हो गया 30। और एक जो पार्ट है जिसका नाम है करंट अफेयर्स, वो कौन सा है? करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन है वो लगभग मोर एंड लेस 10 प्लस माइनस के करीब रहेंगे। तो मैं ये कहूंगा कि 30 और ये हो गया 40। तो 40 जो क्वेश्चन है वो सारे बच्चों के लिए हैं, करने चाहिए, सभी को करने चाहिए, ठीक है। 40 में आप कोई चॉइस नहीं ले सकते क्योंकि आपको एक बंच के अंदर सब कुछ मिल रहा है, और आप एक जगह अगर पूरी पोटेंशियल को यहाँ पे करेंगे, सेंट्रलाइज करेंगे, तो निश्चित रूप से आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि ये बड़े स्पीयर हैं तो आप इसमें चॉइस नहीं रख सकते हैं। हाँ, ये जरूर है कि यहाँ आप एक स्मार्ट स्टडी कर सकते हैं। जैसे हिस्ट्री का पोर्शन जो है तो उसके अंदर जैसे इंडियन हिस्ट्री और राजस्थान की हिस्ट्री है, उसके अंदर अलग अलग स्पीयर हैं। इंडियन हिस्ट्री के अंदर जैसे आपके लगभग 5 या 6 क्वेश्चन आते हैं, और राजस्थान की हिस्ट्री के अंदर आपके जो रिमेनिंग जो है जो आपके 9 या 10, जो ये ऊपर नीचे हो सकता है, ये कोई सार्वभौमिक रूल नहीं है वैसे। तो राजस्थान की हिस्ट्री के अंदर भी स्पेशली आपको बहुत अच्छे ढंग से करनी है। राजस्थान की हिस्ट्री वैसे भी आप सारे बच्चे, चूंकि सारे भर्तियों के जो पैटर्न है उन सब के अंदर लगभग वही पैटर्न लागू कर दिया है, वही सिविलाइजेशंस हैं, कालीबंगा, आहड़, जो भी आपके सिलेबस में आप उसको देखते चलिएगा। और डायनेस्टीज के अंदर भी आप स्मार्ट काम कर सकते हैं। जो बच्चे नॉन हिस्टोरियन हैं
बैकग्राउंड के हैं, तो उनके लिए वो डायनेस्टीज को स्किप करके वो थोड़ा सा जो जैसे पीजेंट मूवमेंट है या फिर ट्राइबल मूवमेंट है, जनजातीय आंदोलन है, किसान आंदोलन है, प्रजामंडल वाला पोर्शन जो है, इंटीग्रेशन का पार्ट है, ये बहुत छोटे छोटे हैं और यहाँ से क्वेश्चन पूछने का बहुत ही अच्छा ट्रेंड रहता है। तो विमेंस का कंट्रीब्यूशन कहीं पे अगर कोई स्पेशली है तो इस तरीके से ये वाला पार्ट है। लेकिन मैं कहता हूँ कि अगर जितना अच्छा उसका, तो डायनेस्टी में भी जैसे आप बड़ी बड़ी डायनेस्टी और जिनके कन्फ्लिक्ट विद मुगल्स जो है, जो मुगलों के साथ में जो रिलेशनशिप जिन जिन जो सिलेबस के हिसाब से जो कुछ लिखा है आप उसको देख लीजिएगा, निसंदेह आपको इसमें फायदा मिलेगा। और ये वाला पोर्शन आप बहुत ही बढ़िया ढंग से जो है अपने यादव जी सर की जो है SS यादव सर की जो बुक है उससे आप देख सकते हैं। और बाकी जो भी मटेरियल आप जहाँ से भी पढ़ रहे हो उसको अब फिलहाल आप चेंज ना करें, मेरा ये सजेशन रहेगा, क्योंकि आप मेरे से ज़्यादा अवेयर हैं इस समय निश्चित रूप से इन सब पोर्शंस के मामले में। पर ये बहुत ही कैलकुलेटिव सा है, तो यहाँ पे आप अच्छा एक स्मार्ट वर्क कर सकते हैं। यानी ये 2 3 4 जो भी सेगमेंट है उसके अंदर 5 का कॉन्फ़िगरेशन है सभी में। तो ये है करंट अफेयर्स एक ऐसा मुद्दा है जहाँ पे आपको मैं कहूँगा कि जो भी आपका जो आपका वीकली मंथली जो एडिशन है जिनके साथ आप बने हुए हो, तो निश्चित रूप से आप बने रहें, कोई दिक्कत नहीं है। और इस वाले पोर्शन में, हिस्ट्री वाले में, राजस्थान वाले में पवन की जो बुक है उसको आप नाथ पब्लिकेशन से है तो उसको आप बिल्कुल निसंदेह करिएगा। और एडिशनल जो भी सोर्सेज हैं वो अगर उनके साथ आप हैं तो वहाँ बने रहिए। आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूशन में हैं या कोई और स्टडी मटेरियल आपके पास में है तो आप चेंज नहीं करेंगे एटलीस्ट। और करंट अफेयर्स के अंदर भी जैसे आपको मूमल के या फिर जो भी आपके पास में जो भी स्टडी मटेरियल है किसी भी पब्लिकेशन का, किसी कोचिंग का या बुकलेट वगैरह जो भी दी हैं, तो आप उनके साथ, सब लोग मेहनत करते हैं आजकल टीचर के ऊपर भी बहुत प्रेशर है, बच्चों पे भी बहुत प्रेशर है। टीचर भी समय के साथ में अपने मटेरियल को बूस्ट करते हैं, बड़ा करते हैं। और ये कई बच्चे कहते हैं साहब वो फला PY जो टेस्ट सीरीज वगैरह है उसके अंदर बहुत टफ क्वेश्चन आ रहे हैं, क्या करें? तो मैं तो उनको सीधी सी एक ही बात बोलता हूँ, देखो भाई, लेना नहीं लेना आपकी पसंद है और देना और नहीं देना भी आपकी पसंद है। संकल्प की स्वतंत्रता है। किसी नियम, किसी टेस्ट, किसी कार्य को चुनने और न चुनने की स्वतंत्रता आपके पास में। अगर आपको ये मलाल नहीं होना चाहिए कि मैंने फला टेस्ट सीरीज ली नहीं, फला मटेरियल लिया नहीं, और अगर मैं ले लेता तो मेरा हो जाता। तो आपको अनेक विकल्पों में से एक ही विकल्प चुनकर तदनुसार आचरण करने का मैं जरूर सुझाव दूंगा। और ज्यादा आप इधर उधर मुंह नहीं मारें। आपने जहां भी काम किया है, जहां भी भरोसा दिखाया है, आप उसके साथ बने रहें, क्योंकि आपके ये जो कन्फ्यूजन और बहुत सारी जो डाइवर्सन होंगे ना इधर उधर, वो आपको वहां से स्किप करवा देंगे और आप सीन से आउट हो जाओगे। और वो हो जाएगी कि आप युद्ध के मैदान में जाने से पहले ही अपने आप को पसरावा मान लेंगे और आपका काम तमाम हो जाएगा। और उसका फायदा वो लोग लेंगे जो बहुत कछुए की चाल से चल रहे हैं या फिर एकदम बिंदास जी रहे हैं कि अपना तो होगा नहीं, कोई खास बात नहीं। तो ज्यादा पढ़कर भी आप समर में जाने से पहले ही थक जाना, घोड़ा जो है बैठ जाए, तो उससे बेहतर है कि आप लगातार बने रहो ईमानदारी के साथ में, विश्वास के साथ में। और जो भी मटेरियल आपने लिया है उसके ऊपर आपको आस्था रखनी है। जैनिज्म वाला जो है ना, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, तीनों को जब आप करोगे, ये रेस्पेक्टिव ऑर्डर में है कि पहले आस्था रखो, फिर उससे जो मटेरियल दिया जा रहा है वो उसको जानो भी, और लास्ट में उसको करेक्टराइज भी करना है, चरित्रार्थ भी करना है। तब जाके ये युगपथ है, वैकल्पिक नहीं है, और तीनों को फॉलो करना है। वही बात पढ़ाई में भी है। तो इस तरीके से हर चीज के अंदर एक फेथ होती है और उसके बाद ही आप आगे बढ़ सकते हैं। तो आपको कहीं भी कंफ्यूजन में नहीं रहना। हर चीज अच्छी होती है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, उसको आप कमजोर को आप अच्छा बना सकते हो और अच्छे को आप कमजोरी में ला सकते हो। ये चाबी आपके पास में है, बाकी सब लगभग कोई ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है। और ठीक है, तो ये 40 नंबर का जो आपका मसला है, करंट अफेयर्स को आप कैसे पढ़ें, कितना पढ़ें, तो ये भी एक सवाल रहता है। तो करंट अफेयर्स के लिए मैं कहूँगा कि कम से कम, वैसे तो 1.5-2 साल तक पूछ लेते हैं कुछ क्वेश्चन, लेकिन उसके चक्कर में आपको बहुत ज़्यादा समय देना पड़ेगा। तो थोड़ा आपको मतलब इस तरीके से बैलेंस करना कि 1-2 सवाल जाता है तो कोई खास बात नहीं, उसके लिए आपको बहुत कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे स्मार्ट स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो आपको क्या करना है, 1 साल, एटलीस्ट 1 साल की जो एनुअल जो भी वॉल्यूम आते हैं, वार्षिक अंक किसी भी पब्लिकेशन से हों,
तो उनको आप जो है देख लें अच्छे ढंग से, और उसके अंदर जो बहुत ही ज़्यादा बर्निंग इश्यूज हैं उनको आप स्टडी करें। हर कुछ तो इम्पोर्टेंट नहीं होता है, लेकिन जैसे कि इंटरनेशनल गेम्स होते हैं, जैसे कोई आईसीसी ये वाली जो ट्रॉफी है इसका प्लेयर ऑफ द मैच कौन था, ये विजेता भारत की क्या पोजीशन रही, कहाँ खेला गया, कुछ भी पूछ सकते हैं क्योंकि बहुत बड़ा मामला है। महाकुंभ के क्वेश्चन है, कोई ऐसी कैलामिटीज हो जाती है, कोई ऐसी ट्रेजेडी हो जाती है, कोई ऐसे तूफान आ जाते हैं, है ना, कोई ऐसा बहुत बड़ा भूस्खलन स्लाइडिंग वगैरह हो जाता है कहीं पे, कोई हमारा राजस्थान का व्यक्ति कहीं पे बहुत ही अच्छे ढंग से परफॉर्म कर रहा है, तो वो भी क्वेश्चन हो सकता है नेशनल इंटरनेशनल सिनेरियो में। तो जो भी आपकी सिलेबस में है उस हिसाब से चर्चित मुद्दे, व्यक्तित्व और जो भी प्रोग्राम्स वगैरह, गेम्स वगैरह जो भी है उन सबको आप देखिएगा, निसंदेह आपको इसमें फायदा मिलेगा। करंट अफेयर्स कब पढ़ें? करंट अफेयर्स के लिए एक वैसे कोई स्पेसिफिक मैं कहूँगा कि आपकी जो भी कार्य योजना आपने बनाई है, जब 12 घंटे की, 13 घंटे की नींद को निकालने के बाद में सब कुछ पढ़ना ही चाहिए आपको, और आपके पास में कोई चॉइस नहीं है। उसके अंदर आप वहाँ जहाँ बोर हो रहे हैं जैसे मान लो कि आपको रात को नींद सी आ रही है, या फिर जैसे शाम के टाइम में मन नहीं लगता है, तो उस समय आप फिलर्स के अंदर एडवर्टाइजमेंट के तौर पे इसको पढ़ें। जैसे मूवी होती है उसके अंदर बीच में एडवर्टाइजमेंट भी आते हैं, तो वो ये एडवर्टाइजमेंट है, एक तरीके से एक विज्ञापन की तरह है, वो वैसे आप इसको पढ़ लो फिलर्स के रूप में, मजा भी आएगा। और इसको थोड़ा फास्टली और ब्रॉड ब्रॉड ही देखना है, अंडरलाइन भी कर देना, क्योंकि जहां आप एक बार पढ़ रहे हो दोबारा नहीं आ पाओगे, तो फिर आपको एग्जाम के टाइम में जो राउंड अप किए हुआ है सब कुछ, जो जो एक तरीके से आपका जो फ्लैश कार्ड वगैरह जो भी आपने कहीं कुछ भी बनाया है, तो वो आप काम में ले सकते हैं, जहाँ भी आपने हाईलाइट किया है कुछ भी, क्योंकि दोबारा से आप वहाँ नहीं करेंगे, और इसके अंदर बहुत ज़्यादा रिपीटेशन की जरूरत है भी नहीं। एक बार बढ़िया ढंग से देख लो और फिर एग्जाम के ठीक पहले देख लेना, ठीक है। अब हम बात करते हैं, ये तो हो गया 40 का मामला। अब जो 50, 60, 70 लगभग 35 और बचे हुए हमारे, उनका क्या करें? जो तो 40 का हो गया प्लस 35, 75 हो गया ना। अब ये 35 है, इस 35 का क्या करना? 35 में क्या क्या पोर्शन है वो हम देख लेते हैं। देखो मैं यहां लिखूंगा ज्योग्राफी है, ठीक है, और यहाँ पे पॉल साइंस, ठीक है, और यहां पे मैं लिखने जा रहा हूं मैथ्स है प्लस रीजनिंग वाला पार्ट जो है ये वाला, और एक फिर आपका इधर जो रहेगा साइंस। तो साइंस जो है वो 5 नंबर के 5 क्वेश्चन सॉरी, और मैथ्स और रीजनिंग का जो है वो लगभग दोनों का मिला के 10 क्वेश्चन, ठीक है। ज्योग्राफी जो है उसमें से 5 क्वेश्चन और पॉल साइंस के भी 5 क्वेश्चन। ये एक ट्रेंड है, इट्स नॉट हार्ड एंड फास्ट, थोड़ा बहुत इधर उधर भी कर सकती है आरपीएससी। और इसके बाद में कितना हो गया? 40, 50, 60, 65, और बीच में आ गई लैंग्वेज 10 की, तो 75 हो गया। ये लो, ये 5 मार्क्स की, ये 5 मार्क्स की। ये मैंने इसलिए लिखा है कि जो बच्चे आर्ट्स स्ट्रीम के हैं उनके 40 के साथ में ये जुड़ेंगे, तो 45, 50, क्योंकि वो रीट वगैरह में और सब में पढ़े हुए हैं, तो यहाँ 50 का मामला आपका फिट है आर्ट्स स्ट्रीम वालों के। फिर एक और जुड़ गया आपके 55, ठीक है। अब आर्ट्स वाला बच्चा और कहाँ जा सकता है? मैं एकदम रियल बता रहा हूं, 5 यहां से निकाल लो, तो कितना हो गया? 60, ठीक है। और अब आपको ये यहां पे 15 नंबर का मामला और है। तो मैं ये कहूंगा कि जैसे मैथ्स और यहां आपका मामला टाइट हो सकता है, तो इसमें आप स्मार्ट वर्क कर सकते हो। 1-2-2 नंबर का 1-2-2 जो क्वेश्चन है कैसे भी आप निकाल सकते हो। आपने कहीं पहले किसी भर्ती परीक्षा में अगर इसको आजमाया है तो निश्चित रूप से आपको फायदा होगा। 9th-10th की बुक्स वगैरह के अंदर साइंस का जो पोर्शन है, मैथमेटिक्स का जो भी पोर्शन है, जो भी आपकी सिलेबस में है उससे मैच करता है और आपके माथे में घुसता है, तो ये 15 में से आप कुछ भी कर सकते हो। साइंस तो एटलीस्ट आप कर ही सकते हो, दो 1 नंबर की, और एक 2 नंबर का जैसे एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस है, और डायरेक्ट इनडायरेक्ट वगैरह है, प्रीपोजिशन वगैरह है,
ये तो ये आप यहाँ थोड़ा बहुत इंग्लिश में भी कर सकते हो, जो आपने 10th लेवल पे पढ़ा है एटलीस्ट, और कोई ज़्यादा डरने की ज़रूरत है नहीं। और कहीं ऐसा लग रहा है कि साहब ये तो मेरे बिल्कुल ही माथे में नहीं जा रहा है, बिल्कुल मैं तो यहाँ पे बुरी तरीके से स्टैग्नेट हो गया हूँ, स्टक हो गया हूँ, मैं तो कीचड़ में फंस गया हूँ, तो आपको उसमें फंसने की ज़रूरत है नहीं। एटलीस्ट आपके पास में 40, 50, 55 और एक तरीके से मैं कहूँगा ये 60, इतना काम आप कर सकते हैं। इस पूरे में से आप एटलीस्ट कम से कम 65 टू 70 तक का काम कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ इतने स्ट्रेटजी के साथ में आप अच्छा कर सकते हो। मैथ्स का जो बड़ा पोर्शन है जहाँ पे आपको लग रहा है कि नहीं साहब ये नहीं हो पाएगा, तो उसको छोड़ दो। जो अरावली की चट्टानें हैं जो लंबे अरसे से इतनी मजबूती से खड़ी हैं, उनको तोड़ने का दुस्साहस कदापि ना करें। उनसे तो वो एक सलमान खान की मूवी है ना दबंग, उसके अंदर बोलते हैं ना वो सब एक बड़ा सा ऐसे वो होता है, उसको क्या बोलते हैं, हाथी, और उसके नीचे एक वो छोटा सा ऐसे होता है, उसको क्या बोलते हैं, कुत्ता। तो वो जो एक पूंछ जो उसके अगर उसके नीचे दब जाए तो क्या करना चाहिए, तो उसने कहा कि साहब उसको कला से निकाल लेना चाहिए। तो इस तरीके से अगर आपकी पूंछ कहीं दब गई है बड़े वाले सेगमेंट में, तो आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है। ये स्मार्ट स्टडी बोलते हैं इसको। जरूरी नहीं है अगर आपको मैथ्स और इंग्लिश में आप फेमिलियर नहीं है, दो ऐसे पोर्शन है जहां पे आपका अगर सुनने का मामला है तो सुनने ही चलेगा, तो आप इनको करके और बाकी के अंदर अच्छा काम करो। ये आर्ट्स स्टूडेंट के बच्चों के लिए। साइंस स्टूडेंट जो है उनके लिए क्या करना है, उनका 40 तो ये ही, वो यहाँ ठीक है, थोड़ा निश्चित रूप से ठीक कर सकते हैं और ये भी कर लेंगे, तो उनका 50 हो गया है, ठीक है। और यहाँ वो फेमिलियर है, तो 10 ये हो गए, 60 और ये हो गए 65। अब यहाँ पे वो अपनी मर्जी से जो जो पर्सन चूज करना चाहें कर सकते हैं। कॉमर्स वाले बच्चों के लिए भी यही पैटर्न रहेगा, वो भी इधर अपना जैसे हाथ तंग है उस हिसाब से काम कर सकते हैं। ये मेरे हिसाब से फर्स्ट पेपर के लिए एक बहुत ही प्रभावी तरीका होता है हमें रिस्पॉन्ड करने का। बाकी सब सारे मसले ख्वाहिशों के हैं। आपकी जितनी ख्वाहिशें होंगी, जितनी चॉइसें होंगी, उसी हिसाब से आपकी कार्य योजना बनेगी और उसी हिसाब से आपकी परफॉर्मेंस होगी। सोड़ को जितना लंबा करना चाहो ना उतना कर सकते हो। पुरानी कहावतें हो गई कि साहब सोड़ लंबी थी, उतने पैर पसारी है जितनी सोड़ हो। मैं तो कह रहा हूँ लात मार मार के सोड़ को लंबा कर दो। ये पुरानी बातें हैं सब, किसने कहा कि उतना ही रहने दो। अब सेकंड पेपर को चूंकि हर बच्चे का अपना एक स्पेसिफिक एटीट्यूड होता है उसके अंदर पढ़ने का, तो उस हिसाब से पढ़िएगा। अब पढ़ने का हम ऐसे एक्चुअली हम क्या करें एक तरीके से, मतलब आपको क्या ऐसा करना चाहिए कि जिससे आपकी पढ़ाई जो है वो प्रॉपर होती रहे। तो सबसे पहली बात हमने ये डिस्कस कर ली है कि हमें 60-40 का टाइम अभी देना चाहिए। वो आप बढ़ा भी सकते हो, जैसे 55 और 45 भी कर सकते हो, वो आपकी चॉइस है। आपने कौन सा पोर्शन स्ट्रॉन्ग कर रखा उसके हिसाब से। जाहिर है कि ऑप्शनल सबको अच्छा लगता है पढ़ना, फेमिलियर होते हैं उसके अंदर। एक बात ध्यान रखें कि पेपर फर्स्ट कभी आपको सेलेक्ट नहीं करवा सकता है, लेकिन आपका सिलेक्शन रोक सकता है। पेपर सेकंड ही आपके सिलेक्शन का आधार है, ये मेरा अपना ऑब्जर्वेशन है। निसंदेह अगर पेपर आपका पहला कितना भी क्यों ना अच्छा हो, उसकी अपनी एक लिमिटेशन है, क्योंकि मार्क्स का बिल्कुल डबल है वहां पे। और चूंकि जहां आप फेमिलियर हो तो वहां आपको बहुत ही अच्छा करने को मिलता है। तो अपने इंटरेस्टेड फील्ड के अंदर अगर आप बहुत टॉप पे हो तो निसंदेह उसका फायदा आपको मिलता है। ये ध्यान रखिए। ये बात केवल उन बच्चों के लिए लागू है जो बहुत सिंसियर कैटेगरी के हैं। अब हम बात करते हैं भाई जो बच्चे, कौन कौन बच्चे अब निकल सकते हैं, नहीं निकल सकते, क्या करें क्या नहीं करें। योजना, कार्य योजना आपने बना ली है पहली, और अब दूसरा है कि हम प्रभावी तरीके से अध्ययन कैसे करें। प्रभावी तरीका क्या हो सकता है, तो देखो ये आपका पर्सनल मैटर है, लेकिन फिर भी मैं बताता हूं। आपको बहुत स्पीडली पढ़ना चाहिए और आपको लगातार जो भी पढ़ा उसका एक सार फटाफट से दिमाग में बना लेना चाहिए कि हाँ यार ये मैंने पढ़ा। उसका संक्षिप्तीकरण करो आप। और अगर आपने निश्चित रूप से कर लिया होगा अब तक, तो जो भी आपने लाइंस वगैरह मारनी है सब मार ली होंगी, फ्लो चार्ट वगैरह जो भी आपको बना लिए होंगे,
पिक्टोग्राफिक मटेरियल को डिजाइन भी कर लिया होगा, स्ट्रक्चर्ड मटेरियल आपका संरचनात्मक जो विषय वस्तु है वो आपने डिजाइन कर ली होगी निश्चित रूप से, चार्ट्स के माध्यम से, फ्लैश कार्ड के माध्यम से, और बहुत सारे जो समराइज शॉर्ट्स नोट्स के माध्यम से। ये सब आपकी एक इफेक्टिव टेक्निक होती है। एक फिर निश्चित एक टारगेट आप करें, जैसे कि 1 दिन का प्लान, 3 दिन का प्लान, 7 दिन का प्लान, ऐसे, और उस प्लान के अंदर उसको आपको अचीव करना है। और ये एक प्रैक्टिकल लेवल पे प्लान बनाएं, ऐसे नहीं कि आप इमोशन होके प्लान बनाएं और जो प्लान संभव नहीं हो कि हाँ साहब मुझे आज इतना ये 2 चैप्टर इसके पढ़ने हैं और दो जो है टॉपिक्स या यूनिट जो है वो इसकी पढ़नी है। तो ऐसा कुछ करें आप। और समय क्या हो ये आपकी पसंद है, कोई रात को पढ़ता है, कोई दिन को पढ़ता है, कोई ऐसा कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं होता है। हर व्यक्ति की घर की परिस्थितियां अलग होती हैं, साइकोलॉजिकल परिस्थितियां अलग होती हैं, बायोलॉजिकल परिस्थितियां अलग होती हैं, बायोलॉजिकल क्लॉक्स सबकी अलग होती है। किसी के सोने का समय कुछ होता है, किसी के उठने का समय होता है, किसी को लाइट में नींद आती है, किसी को नहीं आती है। तो ऐसा कुछ नहीं है ना। व्यर्थ में दबाव में नहीं आए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको फाइन नॉनसेंस दबाव नहीं लेना है कि लोग क्या कहेंगे, मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, पोस्टें कम हैं, मैं पढ़ रहा हूँ, भूल रहा हूँ। दीज आर वेरी कॉमन थिंग्स, और मोर एंड लेस सारे बच्चे इसको फेस कर रहे हैं। मसला ये रहेगा कि जो बच्चा इनको अपने ऊपर हावी नहीं होने देगा ना, वो बच्चा आगे सस्टेन करेगा। क्योंकि अब जो टिका रहेगा ना, उसी का जो है एक तरीके से मैराथन है। मैराथन में क्या होता है कि जो बहुत ही खतरनाक दौड़ते हैं ना, पहले 2, 3, 4, 5 राउंड में वो गिर जाते हैं, फिर आउट हो जाते हैं सीन से। तो मैराथन में क्या होता है कि हमेशा पहले छोटे छोटे स्टेप्स से आप कवर करो, उसके बाद में आपके जो फाइनल राउंड है उसके अंदर अपनी ऊर्जा को बचा के रखोगे, जिसके कि आप खत्म कर दो गेम को। तो गेम को खत्म करना आना चाहिए। फिनिशर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आजकल आपने देखा होगा कि लोग करिश्मा करते हैं, और करिश्मा कोई भी कर सकता है, कोई सेट पैटर्न नहीं होता। जो मैं बता रहा हूँ दैट्स नॉट यूनिवर्सल, दैट्स नॉट फंडामेंटल रूल ऑफ प्रिपरेशन। यू कुड बी एबल टू चेंज योर स्टाइल। तुम्हारी लाइफ तुम्हारे रूल, अक्खा लाइफ अखिर अक्खा रूल, एक कहावत है, वो वाली बात है। आपकी लाइफ आपके रूल है, आपको कोई नहीं बीट कर सकता है। आप यूनिक हो इस दुनिया में। भगवान ने आपको बना के भेजा, तो कमजोर थोड़ी हो आप। भगवान ने आपको स्ट्रक्चर किया है, पूरी सृष्टि को अगर ईश्वर ने क्रिएट किया है, तो यू आर द बेस्ट पार्ट ऑफ गॉड। एंड आप में जो हुनर है वो किसी दूसरे में नहीं है, आपका दाव आपका ही है। तो इसलिए आप अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। और बढ़िया ढंग से, मैं तो कहता हूं कि इनपुट्स कम से कम लेने चाहिए, और इनपुट में जो कुछ अच्छी चीजें हों वो आपको एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए। अपरिग्रह की नीति हमेशा जो आपको फॉलो करनी चाहिए। अगर आप बहुत ज्यादा गैदर कर लोगे चीजों को, तो ग्रैब नहीं कर पाओगे, पकड़ नहीं पाओगे, तो फिर कोई मतलब नहीं है। अव्यवस्थित कुव्यवस्थित बड़ी बड़ी सेनाओं को इतिहास में बहुत ही अनुशासित छोटी छोटी सेनाओं ने हराया है, ये आपको अच्छे ढंग से पता है। तो संसाधन सीमित होना सफलता की ज्यादा बड़ी गारंटी है। अब ये तो डर का बिजनेस है, जो आपके साथ भी हो रहा है, हमारे साथ भी हो रहा है। हम भी डरते हैं, इसलिए हम आपको ज्यादा पढ़ा देते हैं। कई बार हमें पता होता है कि यार एटलीस्ट बच्चे को इतना नहीं पढ़ाया जाना चाहिए, लेकिन टीचर की मजबूरी ये होती है कि वो एक स्ट्रक्चर्ड मैटर को डिजाइन करने के लिए, उसको कम चीजें देने के लिए हमें ज्यादा बताना पड़ता है। और बच्चे को भी ये लगता है कि यार ये ज्यादा फलां की कॉपी इतनी मोटी है, फलां की उतनी कॉपी है। भाई उसमें मूल बातें हैं ना, वो सब में कॉमन होती हैं, और अनकॉमन बातें होती हैं वो कोई कर नहीं पाता है। इसलिए आप इन सब चीजों से डरे नहीं, यथार्थवादी बने। जो आपके साथ हो रहा है, डर है, आपकी आशंका है कि यार क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, नींद नहीं आ रही है, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हो रहे हैं, सपनों में भी पढ़ाई याद आ रही है, कुछ अनिष्ट होने की आशंकाएं हो रही हैं, अपने आप से अकेले में रो रहे हो, बातें कर रहे हो, हंस रहे हो, ये सब एक गलत साइन है। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो आप एक हेल्दी ब्रेक भी लें। पढ़ते वक्त आप 2 घंटे से एक हेल्दी ब्रेक ले लें, छोटा सा। थोड़ा योग, प्राणायाम, मेडिटेशन, अच्छा जो खाना, फूड हैबिट्स अच्छी हो, हाइड्रेट रहें। पानी की बड़ी समस्या, चूंकि जून में एग्जाम है, तो वहां भी ये भी ध्यान रखना आपको, आपकी स्वास्थ्य की कीमत के ऊपर वो सब चीजें नहीं करनी है। अगर आप बीमार पड़ गए तो 1 सप्ताह चला गया, 2 सप्ताह चला गया, तो आप वैसे ही पीछे हो जाओगे। इसलिए आपको बहुत प्रैक्टिकल और प्रैग्मेटिक लेवल पर यथार्थवादी बनते हुए अपना काम करना है। निश्चित रूप से आपको इसमें फायदा मिलेगा, और प्रैक्टिस आप लगातार करते रहें। पेपर किसी भी टेस्ट सीरीज से आप दे रहे हो, देते रहे। अगर आपका अनदेखा प्रश्न आ गया तो कोई खास बात नहीं, उसको आपको छोड़ना है। आरपीएससी
भी आपको कभी भी 100% करने के लिए नहीं कहती है। कोई टेस्ट सीरीज का जो संचालक है वो भी नहीं कहता है। आपके पास में ऑफर दिया गया है कि लो करो, और आप कितने तुक्के मारते हो। आप तुक्के मार के डिप्रेशन में आओगे तो ये आपकी मर्जी है। तो इसलिए जो भी जहां भी टेस्ट सीरीज ली हुई है कोई इश्यू नहीं है। सब व्यक्ति अपना बेस्ट करने की कोशिश करते हैं। कोई भी पढ़ा रहा है वो भी अपना बेस्ट करने की कोशिश करता है। मार्केट में सब पे दबाव रहता है अच्छा करने का। रिजल्ट ओरिएंटेड चीजें हमें भाती हैं निश्चित रूप से। तो ये सब चीजें भी हमारे वेरी करती हैं। फर्स्ट पेपर की क्या महत्ता है ये मैं आपको बताता हूँ। जैसे इस बार का जो भवानी था, और देखो मैटर क्या होता है कि कोई बहुत ज्यादा वो नहीं होता है कि साहब मैटर नहीं है तो हुआ नहीं। आजकल सब किसी का होता है। जो लेटेस्ट जो भर्ती है उसमें हिस्ट्री का टॉपर भवानी जो है वो मेरे से वर्ल्ड हिस्ट्री के माध्यम से जुड़ा हुआ है। मेरी वर्ल्ड हिस्ट्री की बुक उसने पढ़ी थी एंड ही स्टक फर्स्ट रैंक। और उसने मुझे एक बहुत सिंसियरली और बहुत ईमानदारी से एक बात बताई थी कि सर मैंने आर्य कंपटीशन टाइम्स का जो है ओल्ड एडिशन पढ़ा था और वर्ल्ड हिस्ट्री में आपकी बुक पढ़ी थी, तो इसके बावजूद भी उसकी फर्स्ट रैंक है। तो उसमें फर्स्ट पेपर भी उसका बहुत अच्छा था, निसंदेह उसको उसके एडवांटेज मिला था। और तो कहने का मतलब संसाधन कम बहुत सीमित होने के बावजूद भी अगर आपकी आस्था प्रबल है और मेहनत और के प्रति आप आशान्वित हैं और आप नेचुरल परफॉर्म करके आ रहे हैं, वो ऑलरेडी जॉब में भी था तो वो भी थोड़ा सा एक फर्क पड़ता है। अब मैं आपको एक मार्कशीट जो है मेरे पास में जो मेरी स्टूडेंट है 2018 एग्जाम जो है उसकी स्कूल एजुकेशन एग्जाम 2018 हिस्ट्री में सुबिता डीलन जो है, जगदीश प्रसाद उनके पापा का नाम है, मेरिट में फर्स्ट रैंक है। ये मेरी स्टूडेंट थी और इसके जीके में 125.69 नंबर है, 125.69 है। और हिस्ट्री में उसके 227.14 हैं, 227.14 हैं। टोटल मार्क्स हैं इसके 352.83, रैंक है फर्स्ट। दूसरी मेरी जो स्टूडेंट थी जो क्लास में थी इसी के साथ में, और उसका नाम है, ये तो मैं केवल अंडर 10 वाले 2 बच्चों का बता रहा हूँ, बाकी बच्चों का भी मेरे पास में मार्कशीट है। अभी चूंकि ये मामला थोड़ा पुराना हो गया तो सबका तो डिलीट हो गया है, ये कहीं से मुझे मिली थी। सीता कुमारी सांवरमल बधाला जो है, उनको जो मार्क्स जीके में मिलते हैं वो है 96.53। और मतलब वहां हमने जो सुविधा के देखे थे वो ज्यादा थे, 125.69। तो देखो कितना फर्क आ गया, 96 है ना। और इसके हिस्ट्री में जो मार्क्स थे सुविधा के वो है 227.14। और जो सीता जो मेरे 6th रैंक पे जो बच्ची सिलेक्ट हुई थी उसके जो नंबर हैं वो हैं ज्यादा है, मतलब इससे 2 नंबर ज्यादा है, 229.29 है, 325.82 इसका टोटल स्कोर है। एंड सी स्टैंड्स ऑन नंबर 6, ये 6 नंबर पे थी। ये 2018 की भर्ती है। और इस बार जो भवानी का जो सिलेक्शन था तो वो उसमें भी उसके भी जो है फर्स्ट पेपर, तो मतलब फर्स्ट पेपर से आपका रैंक का जंप जो है ना वो इधर उधर होता है, नो डाउट एट ऑल। आपको जो टॉपर होता है उसके और जो टेल एंडर होता है उसके बीच में बहुत बड़ा फर्क होता है। देखो एक तो कट ऑफ पे चयनित होता है और एक बंदा जो है वो टॉप करता है। उन दोनों के बीच में वो स्कोर करने के लिए आपको जान लगानी पड़ती है, बहुत ज्यादा नंबर आते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना कि यार 55% तो मेरे ऐसे आ जाएंगे, लेकिन 55 से 60, फिर 60 के ऊपर आना बहुत बड़ा मुश्किल होता है। तो हर जो ऊपर वाला मार्क्स है उसको अगर आपको अचीव करना है तो आपको जान लगानी पड़ेगी, निसंदेह वो एक बड़ी तैयारी है। अब साहब हम एक बात कर लेते हैं कि कौन से बच्चे जो हैं इसके लिए सबसे ज्यादा बड़े दावेदार हैं। देखो जो पिछले एग्जाम के अंदर पॉइंटों से रहे थे जो बच्चे, जो या फर्स्ट पेपर में जो है डिसमिस हो गए थे, सॉफ्ट डिसमिसल हो गया था, वो बच्चे अगर ईमानदारी से इसमें जुड़े हुए हैं तो वो सबसे बड़े दावेदार हैं। उनको अपनी गलतियों को दोहराना नहीं है, इस बात को उन्हें ध्यान रखना है। और फिर जो बच्चे साल भर, 1.5 साल 2 साल से तैयारी कर रहे हैं सिंसियरली, वो बच्चे भी इसके बड़े दावेदार हैं। अब तीसरी कैटेगरी में आते हैं अफगानिस्तान की टीम वाले वो बच्चे जो उम्मीदों के इस संसार में अपने आप का एक मुकम्मल जहां तलाशने के लिए खड़े हैं। क्या उनके लिए है? बिल्कुल मैं कहूंगा वरखुरदा, इस दुनिया में सब कुछ संभव है, कुछ भी संभव है, सब कुछ संभव है। हमने मेंस के एग्जाम देते हुए आरएस में, सिविल्स में बहुत ऐसे एक्सपीरियंस किए हैं। इवन चाहे एग्जाम छोटा हो चाहे बड़ा हो, एग्जाम होता है। एमए जब प्रीवियस में हम आए थे तो हमारे पास में किसी भर्ती की तैयारी हम कर रहे थे सब इंस्पेक्टर की, वो मेरी पहली तैयारी थी।
और फिर मैंने उसको स्किप कर, मतलब मैंने क्या कर दिया, बेसिकली आरपीएससी ने एग्जाम पोस्टपोन कर दिया और वो करवाई नहीं बहुत लंबे समय तक, उसके बीच में हम नौकरी लग गए। तो और कहीं तो वहां पे क्या हुआ था कि एग्जाम को शिफ्ट करने के बाद हमारे पास में एक चैलेंज था कि आपको एग्जाम देना है, और एग्जाम के लिए बच्चे थे 21 दिन में स्टडी मटेरियल लाए, बीएससी होल्डर थे। मैं और मेरे फ्रेंड ने कुछ इंपॉर्टेंट 25-30 क्वेश्चन हर में छांटे। 21 दिन के अंदर हमने उनकी जम के पढ़ाई की। पढ़ाई का ओवर 16-17 घंटे रखा। हॉस्टल में 1 महीने से नीचे से उतरा मैं ऊपर जयपुर में, वहीं रहता था। और मेरे दोस्त को यकीन नहीं हुआ कि हम दोनों ने रैंक फर्स्ट और रैंक सेकंड हासिल की। और हमें अफसोस हुआ उन लोगों पर जो पिछले कई सालों से हिस्ट्री के स्टूडेंट भी रहे होंगे, जो लाइब्रेरी भी जा रहे होंगे, पता नहीं क्या कर रहे होंगे। उस दिन हमें ये एहसास हो गया कि पढ़ाई आप किन्हीं भी परिस्थितियों में, हालांकि हम साइंस में भी ऐसे कुछ करिश्मे कर लेते थे कई बार, लेकिन वो तो चूंकि हमारा सब्जेक्ट था। तो अब कुछ ऐसे बच्चे भी होंगे जो साइंस के हैं, वो कहेंगे सब हिस्ट्री कैसे याद हो, तो मैं आपके लिए जीता जागता उदाहरण बैठा हूँ, ठीक है। और उसके बाद नेट का जब एग्जाम आया तो 2.5 महीने में जेआरएफ किया, और मतलब जान झोंक दी, बावड़े हो गए हम एक तरीके से, फना हो गए, उसमें खो गए। अब आप कहोगे जेआरएफ नॉर्मल, हमारे टाइम में जेआरएफ नॉर्मल मामला नहीं था। पूरे रिजल्ट जो मेरे पास एक रोजगार समाचार आता है, वो उसका रिजल्ट पड़ा है, उसमें टोटल 1739 रिजल्ट है, 1739 सारे सब्जेक्टों में। अभी वो 30-35 हजार है, वो मामला नहीं था वो। तो वहां उस समय नेट होना ही बड़ी बात थी, न्यूज़पेपर में आता था नेट हो गई, जेआरएफ हो गई। अब लोगों ने जब मुझे पूछा कि ऐसा कैसे हुआ, मैंने बताया कि साहब मैंने बहुत सीमित स्टडी मटेरियल पढ़ा इसके अंदर। आरएस में हमारे कोई सीनियर थे, उन्होंने हमें नोट्स दिए थे, तो उनके नोट्स पढ़ के हमने जेआरएफ कर ली। और उससे पहले जो पीजी वाला मामला था, तो उसके अंदर हमने पासबुकों से कर लिया। अब कोई यकीन नहीं करेगा, अब यकीन नहीं करे तो मत करो भाई, मत बैठे रहो, हम सबको प्रूव करने ना थोड़ी ना चलेंगे। हमारे पास रिजल्ट था, लेकिन लोग मानते नहीं है। तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि हम भरोसा नहीं करते भाई। तो पहली शर्त है, भरोसा करो भाई, जो भी आप पढ़ रहे हो ना उसके ऊपर। आपका 19 मैटर 21 हो सकता है, और 21 मैटर 17 पे जा सकता है। इट डिपेंड्स ऑन यू, ये आप पे निर्भर करता है, ठीक है। तो मैं आपका ज्यादा समय अब लूंगा नहीं, और बस आप सभी को ये कहूंगा कि आप बढ़िया ढंग से, पूरे मनोयोग से, ईमानदारी से लगो। जो बच्चे अभी सेलेक्ट नहीं होंगे किन्हीं वजहों से, सारे तो नहीं होंगे, छोटी सी भर्ती है और मुट्ठी भर बच्चे हैं, मुझे भी पता है, आपको भी पता है, हम प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे कर रहे हैं। लेकिन जो बच्चा इस भर्ती को अभी छोड़ेगा और नेक्स्ट भर्ती के लिए सोच रहा है अभी दिमाग में, वो गलत है। नेक्स्ट भर्ती का भी दावेदार है, उसको भी जान लगा देनी चाहिए। या तो वो यहाँ सेलेक्ट हो जाएगा, यहाँ नहीं होगा तो एपी के अंदर उसके लिए बहुत बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, नहीं तो फिर नई भर्ती आएगी, उसके अंदर वो टॉपर का दावेदार होगा। आप सोचो कि जो इस बार रिपीट करें, पीछे की भर्ती में पॉइंट से रहे थे, जिनके सिलेक्शन में वो मार्क्स भी हैं, सिंगल डिजिट में आने के दावेदार भी थे, फर्स्ट पेपर में प्लग हो गए, उसकी वजह से उन लोगों ने भी जीवन जिया है, वो भी दोबारा एग्जाम दे रहे हैं। तो फालतू के जो परिणाम अपेक्षी पढ़ाई को करके और अपना माथा खराब करने से बेहतर है आप अपना बेस्ट करो, और आपको अफसोस नहीं हो अपनी तैयारी का, आपको गर्व हो कि मैंने एक बहुत बढ़िया तैयारी की है। निस्संदेह आपका काम इसी भर्ती में हो सकता है, इसमें नहीं हुआ तो निवेश होगा। असफलताओं से सीखते हैं आप। और असफलता क्या होता है? असफलता कुछ नहीं होती भाई, मिनिमाइज जो हमारी जो तैयारी जो है उसमें कहीं ना कहीं खामी रह गई या पोस्टों की कमी थी। सब लोग ही अच्छे थे, लेकिन वही बात है ना, फिर डेट ऑफ बर्थ से भी डिसाइड होता है। एक ही नंबर पे आ जाते हैं तो डेट ऑफ बर्थ से भी डिसाइड हो जाएगा। जैसे मान लो कट ऑफ 60 रही गई और 60 के ऊपर 100 लोग हैं, लेना है एक को, तो 99 लोग बाहर जाएंगे। तो वो तो होशियार तो सब है ही ना, कहाँ दिक्कत है भाई। जैसे हमारा सिलेक्शन हुआ था असिस्टेंट प्रोफेसर में, तो मेरी रैंक 4th थी ऑल राजस्थान में 2010 वाली भर्ती में। तो उस समय जो हमारे पहले 5 लोग थे ना, उनके बराबर नंबर थे, लेकिन 1 2 3 4 सबकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से मेरा 4था नंबर था, मेरे नीचे जो थी उसका 5वां नंबर था, और मेरे ऊपर 3 थे। तो सबका डेट ऑफ बर्थ से ऐसे होता है। तो कहने का मतलब ये कोई क्राइटेरिया नहीं होता है कि आपका क्या हो क्या नहीं हो। बहुत सारी चीजें होती हैं जो आपको देखनी पड़ती हैं। बस हमारे हाथ में मेहनत है, वो ईमानदारी से करो, किसी तरह का डरने की कोई जरूरत नहीं है। आप पढ़ रहे हो, कोई कहीं पे कोई आतंकवादी थोड़ी हो जो कोई बदमाशी कर रहे हो।
आप पढ़ रहे हो, पढ़ते हुए जो बच्चे हैं उनमें से पास भी होते हैं, फेल भी होते हैं। आप पास होंगे उन दिन, आप उनकी भी सोचो जो फेल होंगे। तो जो और लोग पास हुए तो आप फेल हो गए, तो क्या प्रॉब्लम है यार? सभी पढ़ने के लिए, पास होने के लिए ही पढ़ते हैं, फेल होने के लिए तो कोई पढ़ नहीं रहा है। अब उसके अंदर कुछ मनोवैज्ञानिक दबाव भी होते हैं, कुछ गलतियाँ हो जाती हैं, सिली मिस्टेक वगैरह हो जाती हैं। ये सारी चीज़ें भी किस तरीके से आप पेपर को अटेम्प्ट करें और परीक्षा के टाइम में क्या सावधानियाँ रखें, ऐसा भी हम कोई एक वीडियो बना सकते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ ये सब चीज़ें कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं होती हैं। एटलीस्ट ज़रूरी सबसे चीज़ होती है कि हम लोग जो है बने रहें अपनी तैयारी के साथ में। बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ ये है। और वीडियो शायद लंबा ज़्यादा हो गया है, तो मैं अब ज़्यादा नहीं बोलूँगा। हिस्ट्री के बच्चों के लिए मेरा इसमें एक मैसेज रहेगा। हिस्ट्री के जो बच्चे ऑप्शनल के हैं, उनको देखो एंशिएंट जो पोर्शन है उसके ऊपर ज़्यादा एम्फसाइज़ करना है, क्योंकि मोर देन 30 जो है क्वेश्चन वहाँ से आपके आने हैं और बाकी सब के अंदर जो 20 प्लस का जो एक रेशियो है वो सभी में है। तो आप जब भी पढ़ें तो एंशिएंट को सबसे बेस्ट पढ़ें, उसके बाद में आप वर्ल्ड हिस्ट्री और मॉडर्न इंडिया को एम्फसाइज़ करें। उसके बाद आप मेडिवल जो है उसको ध्यान दें, राजस्थान उसके अंदर ऐड है ही। तो इस तरीके से आप अपना और जो यूथ कंपटीशन वॉल्यूम 4, वॉल्यूम 5 है उसको सारे बच्चे फॉलो करें। उसके अंदर पीवाईक्यू जो हैं वो बहुत ही अच्छे हैं और आरपीएससी और बाकी जो स्टेट पीएससी हैं उनके अप्रोचेज़ के ऊपर हैं। तो एक हेल्दी ब्लूप्रिंट के आधार पे एग्ज़ाम पैटर्न के पेपर आपको उसमें मिल जाएँगे और ख़ास तौर से लास्ट टाइम में आपको जो आरपीएससी के जो एग्ज़ाम्स हुए हैं आरएस के, उनके जो पेपर्स हैं उनको स्पेशली देख लेना है। शुभकामनाओं सहित आपको कि आप अच्छा करें, बेहतर करें, तंदुरुस्त रहें, मस्त रहें, ज़बरदस्त रहें और मुकद्दर के सिकंदर बनें। तो सभी को एक बार पुनः बधाई कि आप इस सेशन में जुड़े और आगे बढ़ते रहें। मेरी शुभकामनाएँ आपके साथ हैं।